हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तीखे नमकीन खट्टे मीठे बच्चों का सुक्री सर फिर से स्वागत करते हैं उनके अपने ऑन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। इस छोटे से परिवार में आज सुक्री सर पढ़ाने आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बच्चों, अभी जस्ट नीट का रिजल्ट आया है और कई जो बच्चे ऑलरेडी मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अब ये रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हमसे टेस्ट क्लियर हो पाएगा। जी एडवांस के पेपर के बाद कुछ बच्चों को ऐसे लगा कि शायद 25 में पेपर इससे टफ आ सकता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये सोचकर पढ़ाई करेंगे कि पेपर टफ आएगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हम नहीं कर पाएंगे, तो जो इजी पार्ट होगा बच्चों वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप YouTube पे किसी भी चैनल पे विजिट करते हो तो वहां पे सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी कैपेबिलिटी को बाहर लेकर आए, आप में ऐसी सोच पैदा करें जो दिखाई दे रहा है उसको कैसे अडॉप्ट करना है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वहां तक कैसे पहुंचना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेडिकल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज नीट के जो अच्छे लेवल का पेपर होता है उसके लिए हर एक चीज को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। लेकिन नीट के अंदर और जी मेंस के अंदर सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज द कैलकुलेटेड पार्ट। और दूसरा डिफरेंस जो इस साल देखने को मिला वो था कि जो मेडिकल के क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक या दो स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं। लेकिन जेईई मेंस में 2 से 3 कंसेप्ट्स और ऐड किए होते हैं, पर्टिकुलरली क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कई मिक्सचर आपको नजर आएंगे, जैसे डिस्कवरीज होगी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी, फिर उसके बाद डी ब्रोगली का कंसेप्ट, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये सभी टॉपिक्स बच्चों हम सीक्वेंस की फॉर्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको कि बेटा मैं 1.5 से 2 घंटे की एक लंबी सी वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देख लेना, पॉसिबल ही नहीं है। एक 15 वीडियोस में चैप्टर को कंप्लीट करना और एक वही चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करना, क्या बच्चों आप एक वीडियो में हर एक टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे? नो। खुद से एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ ही नहीं पाएगी आपको जब आप एक वीडियो में पूरे एक चैप्टर को देखोगे। हां, ये एक चैप्टर को तब आपने देखना है जब आपको लगे कि अब नियर बाय एग्जाम्स मैंने ऑलरेडी हर एक फॉर्मूले को, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया है, अब इसको मैंने फिनिशिंग देनी है। उस वक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर एक सुंदर सा थॉट जनरेट होगा कि मैंने 2 साल अच्छे से प्रेपरेशन की है। हां, अब हर एक टॉपिक जो सुक्री सर या कोई भी टीचर, बेटा ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात करूं, कोई भी टीचर अगर वो 1 शॉर्ट वीडियो बना रहा है उसमें हर एक मिनट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का हर एक वर्ड अच्छे से क्लियर करना, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फर्स्ट लेक्चर वीडियो पे। देखो बच्चों, सबसे पहले इस स्क्रीन पे मैं आपको यह बताऊंगा कि जो एटम होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने इसके बारे में बताया था? वो था अपने पास बच्चों जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने 1808 में एक पॉइंट हमारे सामने रखा था कि जो एटम होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, क्योंकि एटम ग्रीक मीनिंग की फॉर्म में होता है अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके।
लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो आज के टाइम में एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे बोन्सन, बैरियन, मीजोन, लेप्टॉन्स। ठीक, ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन एटम के अंदर जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 3। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन, बच्चों थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ठीक, अब स्टार्टिंग में यह सोचा गया था, अगर मैं 19th सेंचुरी में मिड हाफ से पहले की बात करूं, अर्लियर 19th सेंचुरी की, कि जो मैटर होता है उसमें चार्ज होता है। मैटर के अंदर क्या होता है बच्चों? चार्ज। और इस चीज को एक्सेप्ट किसने किया था? फैराडे ने। फैराडे एक साइंटिस्ट था बच्चों, और उस फैराडे ने एक्सपेरिमेंट भी किया था एक, जो +2 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल डिस्कशन में नजर आता है। दैट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सब्सटेंस। लेकिन बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो इस एक्सपेरिमेंट से नहीं हुई। वो कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है विलियम क्रूक एक्सपेरिमेंट। लेकिन विलियम क्रूक एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तब हुई जब यह फील किया गया कि देयर इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। आई रिपीट, देयर इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ठीक, तो आइए बच्चों जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई। सबसे पहले तो विलियम क्रूक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। आप ये एक डिस्चार्ज ट्यूब को कंसीडर कर सकते हो कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है बच्चों। और फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने एक्सट्रीम एंड्स पे 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज किए। उसमें से एक मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट को कौन से टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया? नेगेटिव टर्मिनल। और दूसरे को बच्चों उसने किसके साथ कनेक्ट किया? पॉजिटिव टर्मिनल। फिर देयर आफ्टर देखो विलियम क्रूक ने क्या कुछ सोचा। इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी भी डिस्कवरी की थी। दैट वन इज थैलियम। थैलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 81, 13 ग्रुप का एलिमेंट। ठीक, वो आगे भी डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स में। फिर उसके बाद उसने स्टार्टिंग में कौन सी गैस ली बच्चों? नियोन गैस। ऐसी चीजों को आपने पकड़ना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शंस में नजर आती हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, फिर उसको वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया, फिर उसके बाद उसने 2 एक्सट्रीम एंड्स पे मेटल इलेक्ट्रोड प्लेट्स ली, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल। और उस बैटरी की जो वोल्टेज ली बच्चों, क्या बात है, 10,000 वोल्टेज। माय बाप, इतनी वोल्टेज पे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया उस बंदे ने। रियली कमेंडेबल, हाईली एप्लॉजेबल। ठीक, ऐसे पर्सन को सल्यूट करना चाहिए। क्यों? अपने लाइफ को खतरे में डालकर उसने डिस्कवरी की कैथोड रेस की। कैथोड रेस के बाद फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो नींव पत्थर है केमिस्ट्री का, उसकी शुरुआत हुई कहां से? विलियम क्रूक से। अब उसके बाद जब उसने स्टार्टिंग में प्रेशर कितना लिया? 1 atm। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे हर एक पॉइंट को गौर फरमाना बरखुदार। स्टार्टिंग में उसने जब कितना प्रेशर लिया? 1 atm। उसको ऐसे लगा कुछ हो ही नहीं रहा ट्यूब के अंदर, नो ऑब्जर्वेशंस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1 atm पे जो गैसियस पार्टिकल्स थे, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब में
वो गैसेस पार्टिकल्स बहुत नजदीक थे। ठीक है, अब सोचो, आप में से एक लड़के ने दूसरी साइड जो लड़की है उसको गुलाब का फूल पकड़ाने जाना है। अब रास्ते में बहुत भीड़ है और भीड़ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको अपोज करेंगे। तो बताइए, क्या ये लड़का उस लड़की तक पहुंच पाएगा? अब भाई देखो, ऊपर से तो जा नहीं पाएगा, कहीं वो कहे कि कोई पैराशूट ले लेंगे, जाना तो उसने जमीन से ही है। ठीक है, तो अब वो सड़क से जा तो पाएगा, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पे उसको अपोज करने वाले जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत नजदीक हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड। इसीलिए 180 एम पे कोई ऑब्जर्वेशन उसको नजर नहीं आई, क्योंकि बच्चों जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट वन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक, लेकिन ये नर्वस नहीं हुआ, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई इसको। ठीक, कहीं आप ये सोचो ओ माय गॉड ये हार मान गया, नो, इसने वैल्यू चेंज की प्रेशर की विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। फिर 180 की जगह इसने वहां पे कितना प्रेशर लिया। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले 180, फिर दूसरे नंबर पे 10⁻⁻²80। रेडिश ऑरेंज कलर अपीयर्स। उस ट्यूब के अंदर बच्चों कौन सा कलर अपीयर हो गया? रेडिश ऑरेंज कलर अपीयर्स। तो वो रेडिश ऑरेंज कलर इसीलिए अपीयर हुआ ना कि प्रेशर रिड्यूस करने से अब गैसेस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। अब इधर से जो करंट आ रहा है वो डायरेक्टली दूसरी साइड पे पहुंच सकता है, एंड ही ऑब्जर्व्ड रेडिश ऑरेंज कलर। लेकिन उसके बाद फिर अब वो ऐसे नहीं कि जैसे पहले हताश हुआ था अब बहुत ज्यादा खुश हो गया। साइंटिस्ट जो होते हैं वो कम से कम 4 to 5 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेने के बाद एक निर्णय पे पहुंचते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर उसने प्रेशर को रिड्यूस किया, तीसरी रीडिंग ली। कितनी बच्चों? 10⁻⁻⁴80। कलर डिसअपियर, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर, लेकिन करंट अभी भी फ्लो कर रहा था। अब वहां से उसका माथा ठनका कि वाकई में कुछ ऐसी चीज है जो इस साइड से आ रही है, क्योंकि अभी भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मीनिंग कुछ तो है। फिर उसने क्या किया बच्चों? अब ध्यान से सुनने वाली बात है। जो एनोड की प्लेट थी, इस एनोड की प्लेट में छोटे छोटे टाइनी होल्स किए, छोटे छोटे टाइनी होल्स, और इस प्लेट को हम बोलते हैं यहां पे परफोरेटेड एनोड प्लेट। ठीक, और बिल्कुल इसके बैक साइड पे इसने कोटिंग की बच्चों, किसकी? जिंक सल्फाइड की। यहां पे जैसे इसने जिंक सल्फाइड की जहां पे कोटिंग की, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 10⁻⁻⁴ पे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे कैथोड साइड से, उन्होंने एनोड की प्लेट से पास होने के बाद यहां पे कौन सा कलर अपीयर किया? ग्रीन कलर। अब पॉइंट टू बी नोटेड, उसके दिमाग में यह चीज अब कंफर्म हो गई कि कोई ऐसी रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड से पास हो रही हैं, एंड दोज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो इनको उसने क्या बोला बच्चों? कैथोड रेज, क्योंकि अंडरस्टूड है वो रेज कहां से चल रही थी बच्चों? कैथोड से। तो इसलिए उन चार्ज्ड पार्टिकल्स को उसने क्या बोला? कैथोड रेज। ठीक है, अब आगे। अब उसने इसके बाद ये फील किया कि कैथोड रेज तो है, लेकिन अब उसमें उस रिजल्ट के बेसिस पे कई आगे और एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें जे थॉमसन का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल था। जे थॉमसन, ये आगे बताता हूं आपको। जे थॉमसन, ये वाला। अब जे थॉमसन ने ऐसी एक कैथोड रे ट्यूब ली थी। दिस इज द ओरिजिनल कैथोड रे ट्यूब। क्या बात है, इतने सालों के बाद भी संभाल के रखा हुआ इसको लैब के अंदर। तो ये कैथोड रे की रियल फॉर्म की ट्यूब है। जो किसने यूज की थी?
जे थॉमसन ने, जब उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए कैथोड रेस पे, और पॉइंट टू बी नोटेड, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला विलियम क्रुक नहीं था, उसने आइडिया जनरेट कर दिया साइंटिस्ट के अंदर, लेकिन रियल फॉर्म में फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी करने वाला विच इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, वो कौन था बच्चों? जे थॉमसन। ठीक है, अब वापिस आते हैं। अब कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली? देखिए बच्चों, पहली बात तो जब कैथोड रेस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे टकराएंगी तो उसके बाद उन्होंने शार्प शैडो ऑब्जर्व की। शार्प शैडो, ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं अब आगे कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद। तो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब भी कैथोड रेस किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे टकराएंगी तो उसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको शार्प शैडो फील होगा, बनता हुआ। इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन बच्चों, जब बच्चों कैथोड रेस किसी लाइट पैडल पे टकराएंगी माउंटेड ऑन एक्सल। अब इस केस में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, एक पैडल है जो रोटेट कर सकता है अगर उस पे कोई मटेरियल पार्टिकल्स हिट करें, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपने पास पैडल जो है वो लाइट टू लाइटर होना चाहिए, हल्का से हल्का होना चाहिए। तो उसमें जब हल्का ऐसा पैडल यूज किया गया तो उधर से जब कैथोड रेस आई उस पे हिट किया तो वो पैडल ऑटोमेटिकली बच्चों क्या होना स्टार्ट हो गया? रोटेट। विच मीन्स अब कोई चीज तभी रोटेट होगी जब कोई मैटर की बनी हो उस पे हिट करे। अब अगर आप पे कोई हिट कर रहा है और आपको महसूस हो रहा है, या फिर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो जो आप पे हिट कर रही है इट मीन्स वो मैटर की बनी हुई है, विच मीन्स कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स। मटीरियल पार्टिकल्स। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से ये मालूम चला कि कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से बच्चों ये मालूम चला हमें कि कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स। एंड थर्ड वन, अब रास्ते में क्या रखा उन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें एक साइड पे ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी साइड पे बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, अब देखो ये कैथोड रेस इस तरफ से निकल रही है, चलती 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 किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? पॉजिटिव की तरफ। अब इसको दिमाग में कैसे रख सकते हो? अब कैथोड रेस अपने आप में लेट अस कंसीडर क्या है? एक लड़का है, रास्ते में एक साइड पे क्या है? बॉयज, दूसरी साइड पे क्या है? गर्ल्स। ठीक, अब जैसे ही उसने गर्ल्स की तरफ देखा तो उसने तो अपना रास्ता बदल लिया, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर लड़के पे नेगेटिव चार्ज है तो अंडरस्टूड है उसकी जो डिफ्लेक्शन हो रही है ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ हो रही है, मींस गर्ल्स पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मिडल में, तो वहां पे कैथोड रेस की डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो रही थी? पॉजिटिव टर्मिनल, विच मींस कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये तीन ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकेंड वन मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, एंड द थर्ड वन इज कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब और इसमें क्या चीजें थी बेटा? देखो नेक्स्ट कुछ और ऑब्जर्वेशंस। कैथोड रेस प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, मींस अब देखो इधर से कैथोड रेस आ रही है, ठीक है, मेरे हाथ पे, मेरे पाम पे वो बार बार हिट कर रही है। अब मानकर चलो वो इस पॉइंट पे हिट कर रही है, बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे हिट कर रही है। ठीक है, तो अगर बार बार वो यहां पे हिट करेंगी, कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा फील होगा कि जो मेरे हाथ में टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, मेरा हाथ पहले से ज्यादा गर्म हो गया,
विच मीन्स कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो अगर आप कोई भी पतली सी थिन मेटल फॉयल लो और वहां पे कैथोड रेज कॉन्टिन्यूसली अगर स्ट्राइक कर रही हैं तो कैथोड रेज के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। कोज आयोनाइजेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज बच्चों। जब भी अपने पास कैथोड रेज किसी भी गैस में से निकलेंगी, पासिस थ्रू गैस, passes through gas, तो वो गैस को क्या करेंगी बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, आयोनाइज, मींस उनके अंदर एनर्जी है। अगर उनके अंदर एनर्जी है, आज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बेसिस पे सोचकर चलो कि एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो ही हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और उसके अराउंड किसकी रिवॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, कैथोड रेज की फॉर्म में। मींस जब भी कैथोड रेज किसी भी गैस में से पास होंगी तो वहां पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, विच मींस कैथोड रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन ऑफ ए गैस, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। क्लियर बच्चों, आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस एक्सरेज। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से तो मिलिकर ने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो एसआई यूनिट्स हो गए। सीजीएस के अंदर 4.803 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज ES2। ये चार्ज उसने किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया, एक्सरेज। तो ये बच्चों देखा गया है कि जब किसी सॉलिड सरफेस पे, सॉलिड सरफेस, हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, अब टंगस्टन किस ग्रुप का एलिमेंट है, क्रोमियम ग्रुप का। क्रोमियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, साइबोर्जियम, ये बच्चों हैं 6th ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक, ये आगे भी स्टडी करेंगे हम। और मेरे आयनिक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है बच्चों 3rd चैप्टर, उसमें भी मैंने ये चीजें काफी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, लेकिन +2 का एक चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, मैं उसमें और डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जब आप एक सॉलिड सरफेस ऑफ मेटल पे कैथोड रेज को हिट करवाओगे तो वहां से कौन सी रेज बाहर निकलती हैं बच्चों, एक्स रेज। ये प्रूव हो चुका था। आगे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ऑब्वियसली अगर वो हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फोटोग्राफिक प्लेट का भी इफेक्ट देंगे। लास्ट वन, पोजेस पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं इस शर्ट को निकालकर कैथोड रेज के सामने रख दूं तो वो कैथोड रेज इस शर्ट में से निकलकर सीधा मेरी बॉडी को टच करेंगी, मींस इसमें से पेनिट्रेट हो जाएंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप थिन मेटल फॉयल, पतली से पतली मेटल फॉयल कैथोड रेज के आगे रखोगे तो वो कैथोड रेज उसमें से क्या हो जाएंगी, पेनिट्रेट। सो पॉइंट टू बी नोटेड, कैथोड रेज कॉज पेनिट्रेशन इफेक्ट। लेकिन यहां पे मैं 3 चीजें और बताना चाहूंगा। उसमें पहली चीज कि बच्चों आप जो मर्जी गैस लो, जो मर्जी, नियोन गैस, आर्गन गैस, कोई मर्जी गैस लो, उसमें से जो कैथोड रेज बाहर निकलेंगी उनका बच्चों चार्ज क्या रहेगा, हमेशा सेम। उनका जो मास होगा बच्चों वो भी क्या आएगा, सेम। तो इसलिए उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम। अब ये चीजें मैंने थोड़ी ना बताई हैं, ये बताने वाला कौन था बच्चों, जे थॉमसन। तो मैं क्या बताऊं इस बंदे का, मेहनत और किस्मत दोनों ही इसके पास थी, मेहनत और किस्मत। इसका फादर इन लॉ फिजिशियन, बेस्ट फिजिक्स टीचर,
इसका बेटा नोबेल लॉरेट, इसके स्टूडेंट्स रदरफोर्ड एंड एस्टन नोबेल लॉरेट और खुद भी नोबेल प्राइज विनर। ठीक, वाह, ठीक है। तो देखो बच्चों, जे थॉमसन ने जो चार्ज अपॉन मास रेशियो डिस्कवर किया था, वो हर कैथोड रे सब एटॉमिक पार्टिकल का कितना आ रहा था? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये चेंज नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे मैं मेटल प्लेट्स को चेंज कर रहा हूं, चाहे मैं गैस को चेंज कर रहा हूं, जे थॉमसन ने ये सोचा कि आफ्टर चेंजिंग मेटल प्लेट्स और आफ्टर चेंजिंग द नेचर ऑफ गैस, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑलवेज रिमेन सेम। अब ये चीज उसको क्लियर कब हुई? जब उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अब इस जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो बेटा। पॉइंट टू बी नोटेड, कैथोड रेज डिस्कवर होगी, वो कहां से आएंगी? नेगेटिव टर्मिनल से, मींस नेगेटिव बैटरी। वो किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। अब जो कैथोड रेज इस साइड से आ रही है, सामने उसने एक स्क्रीन ली। जो कैथोड रेज हैं वो ग्रीन फ्लोरेसेंस फिनोमिना भी शो कर सकती हैं। ग्रीन फ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या हुआ? कि वो किस प्लेट पे टकरा रही हैं, किस स्क्रीन पे टकरा रही हैं, वहां पे कौन सा कलर अपीयर होगा? ग्रीन कलर। तो जिंक सल्फाइड की जब हमने कोटिंग की थी तब बेटा अभी मैंने बताया था कि वहां पे कौन सा कलर अपीयर होता? ग्रीन। तो उसने भी यही चीज ऑब्जर्व की कि जो आपने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, लास्ट में वहां पे कौन सा फ्लोरेसेंस फिनोमिना आ रहा था? ग्रीन फ्लोरेसेंस फिनोमिना, ग्रीन। ठीक है, लेकिन रास्ते में उसने दोनों फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया बच्चों, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव, और ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे रेज यहां से पास हुई, तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? ए पॉइंट की तरफ। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? बी की तरफ। यहां पे बी का स्पॉट आया। जब उसने दोनों फील्ड्स को बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, तब वो ना तो ए की तरफ पहुंची ना वो बी पॉइंट की तरफ पहुंची। दोनों पॉइंट्स पे उसने हिट ही नहीं किया। वो एज इट इज पास होकर कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक करके पहुंची? दैट वन इज सी, विच मींस पहली बात तो कैथोड रेस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो ये चार्ज जे किसने बताया था? मिलिकन ने, R.A. मिलिकन। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, R.A. मिलिकन ने। लेकिन चार्ज अपॉन मास रेशियो का कंसेप्ट जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया। किसकी बेसिस पे? E अपॉन H इंटू आर स्क्वायर। E अपॉन H इंटू आर स्क्वायर। E का मीनिंग बच्चों यहां पे क्या है? E मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बच्चों H मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। R मीन्स द रेडियस ऑफ दिस कर्व पाथ। यहां पे जो कर्व बनेगी बेटा उसका रेडियस, रेडियस ऑफ दिस कर्व पाथ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्व पाथ टेक्स प्लेस बाय द इलेक्ट्रॉन कैथोड रे। ठीक, जैसे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों? चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने क्या फाइंड आउट किया था बच्चों? चार्ज अपॉन मास रेशियो। आगे चलते हैं। अब आ गया अपने पास R.A. मिलिकन। तो R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है बच्चों? बताइए, कमेंट बॉक्स में डाल देना, पॉज कर वीडियो। हाँ जी,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सो 0.2 भी नॉट। अब ये चार्ज अगेन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बच्चों उसने एक एटोमाइजर यूज किया, एटोमाइजर। अब एटोमाइजर का काम होता है कि जब से ही ये स्प्रे करता है लिक्विड को, तो वो उस लिक्विड को छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, टाइनी पार्टिकल्स में, ठीक है। तो उसने एटोमाइजर में ऑयल यूज किया, फिर उसका स्प्रे किया, उस स्प्रे से हमें क्या मिले, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स यहां पे। अब जो ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में इसने दो मेटल की चार्ज्ड प्लेट्स यूज की, ये वाली बच्चों, मेटल की दो चार्ज प्लेट्स यूज की, दिस वन, ठीक है। ये दोनों की दोनों प्लेट्स को इसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जो ऊपर वाली प्लेट है वहां पे उसने छोटा सा टाइनी होल ले लिया। अब ऑब्वियसली अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो ऊपर अपने पास इस चैम्बर के अंदर छोटे छोटे टाइनी ऑयल पार्टिकल्स थे, वो इस होल में से अंदर जाएंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगेगा। अब उसने क्या चेक किया, यहां पे टेलीस्कोप, ठीक है। अब उस टेलीस्कोप से उसने चेक किया रेट ऑफ फॉल ऑफ दैट ऑयल पार्टिकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ fall of that oil, tiny oil particle or oil tiny particle under the influence of gravitational force, और यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते थे, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या यूज की, एक्सरेज। अब देखो एक्सरे यूज की, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज। अब वो एक्सरेज जो थी इन दो चार्ज प्लेट्स के अंदर जैसे वो अंदर जाएंगी, अब वहां पे क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स। 0.2 बी नोटेड, इन दो चार्ज प्लेट्स के अंदर बेटा पहले से ही एयर प्रेजेंट है, एयर, ठीक। तो वो जो एक्स रेज अंदर जाएंगी, दैट इज कैथोड रेज, वो एयर पार्टिकल्स में से, एयर में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, बिकॉज कैथोड रेज कोज आयोनाइजेशन, कैथोड रेज कोज आयोनाइजेशन। हमने स्टडी की है बच्चों, ठीक है। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स उस एयर पार्टिकल्स में से नॉकआउट होंगे, बाहर आएंगे, उनको एकदम से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, तो बताइए कौन सा चार्ज आएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यही चीज हमें मालूम है, आर्य मॉलिक्यूल को थोड़ी ना पहले पता थे। अगर मालूम भी थी तो कितना चार्ज होगा ये तो बिल्कुल नहीं पता था। अब वो चार्ज पार्टिकल्स नीचे नहीं जाएंगे, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये वाली, ठीक। अब वहां पे जो उसने ये एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे वो वोल्टेज को वेरी करके देख रहा था। जैसे उसने वोल्टेज को वेरी किया तो उसने एक ऐसी वोल्टेज की रीडिंग चेक की जिस पॉइंट पे, जिस वैल्यू पे ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ बैलेंस हो रही थी बच्चों, इलेक्ट्रिकल फोर्स।
तो बस जिस वैल्यू पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर आ रही थी, उस पे उसने वहां पे चार्ज को कैलकुलेट किया। अब जो उसने चार्ज कैलकुलेट किया, वो बच्चों अपने पास ऑटोमेटिकली चार्ज क्या आ रहा था? सेम। आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि पहली ही रीडिंग पे उसने बता दिया कि हां जी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नो, बिल्कुल भी नहीं। उसने वन बाय वन गैस को भी चेंज किया, मेटल प्लेट्स को भी चेंज किया, लेकिन जैसी वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, यहां पे ऑयल पार्टिकल ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे, वो क्या हो जाएगा वहां पे? स्टेशनरी। स्टेशनरी। तो जिस पॉइंट पे वो स्टेशनरी हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ रहा था, वो कितना आ रहा था बच्चों? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड ही सक्सीडेड। सो अब मैं इन चीजों को बाइंड अप करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमने स्टडी की कैथोड रेस की डिस्कवरी, फिर कैथोड रेस के थ्रू हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया, फिर जे थॉमसन के अकॉर्डिंगली हमने चार्ज अपॉन मास को फाइंड आउट किया, और लास्ट में हमने फिर बेटा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको स्टडी किया। ठीक, अब इसके बाद अगर अपने पास बच्चों चार्ज अपॉन मास रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप यहां से मास फाइंड आउट करना चाहते हो, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे बताइए? ऊपर अपने पास क्या लोगे बच्चों? चार्ज। नीचे क्या लोगे? चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज से चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसल, और फाइनली आपके पास वैल्यू किस में आएगी? मास की फॉर्म में। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का कितना आ रहा था बच्चों? 9.1। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ग्राम के अंदर 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्क्रीन पे तीन वैल्यूज और तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन चार्ज अपॉन मास रेशियो, दूसरी बच्चों चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ESU के अंदर बच्चों मैंने वैल्यू कितनी नोट करवाई है? 4.803 इंटू 10⁻10 ESU बच्चों। ठीक, एंड थर्ड वन इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो बच्चों वो कैसे करेंगे? तो इस -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को आपने मानकर चलना है 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज। सो इट इज डिफाइंड as that fundamental particle which carry which carry 1 unit negative charge and mass nearly equal to 1/1837 the mass of हाइड्रोजन एटम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम का मास चेक करूं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको कंपेयर करूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम से कितना कम है आप चेक कर लीजिए। 1/1837 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसीलिए तो बच्चों
जब आप EMU एटॉमिक मास यूनिट, जब आप एटॉमिक मास नंबर इसकी स्टडी करते हो, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का तो मास कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन, सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली निग्लिजिबल होते हैं। सो इसलिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कैथोड रेस की डिस्कवरी और फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जो एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को कवर कर चुकी है। जैसे अपने जी एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेक्चर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद हम नीट की सीरीज स्टार्ट करेंगे, पैरेलली जी मेंस की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस चैप्टर हम बीच में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, आप भी रेस्ट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आप मोटिवेट रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दियर लाइफ को जीना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।